मंच पर बैठे हमारे मित्र, इनसे बहुत दिन बाद मैं देख रहा हूँ, संजय जी, प्रिय प्रकाश जी, मनोज यादव जी और नीचे बैठे महेंद्र कुशवाहा जी, कृष्ण कुमार जी और आप सब अन्य मित्रों, प्यारी बेटियों, मैं आभारी हूँ कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी के प्रति और कॉलेज प्रबंधक के प्रति, जो लोग भी हैं, प्रिंसिपल के प्रति, कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैंने तो ये तय कर लिया है कि मैं अपने खर्चे से जाऊंगा जहां भी कोई बुलाएगा, लेकिन हमारे कृष्ण कुमार जी ने खुद टिकट कटा करके हमको भेज दिया और फिर यहाँ आने पर अपने घर खाना खिलाया जैसा मैं खाता हूँ, फिर यहाँ ले आए। तो जाहिर है कि मैं बहुत ही उपकृत हूँ कि इन्होंने इतना स्नेह दिया और यह रूप बना दिया। अमूमन जब मैंने कहा कि हम अपने खर्चे से कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं और जा रहे हैं, जा भी रहे हैं, अभी इसी क्रम में हम दिल्ली भी जाएंगे 11 तारीख को, वहाँ भी जंतर मंतर पर धरना देना है और वहाँ वर्ल्ड बुक फेयर विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है, उसमें भी सेमिनार करना है 14 तारीख को। फिर 18-19 को जाना है गुवाहाटी, फिर 25 या 26 को इलाहाबाद। तो सब जा रहे हैं, जबकि हम लोग बुलाने पर भी जल्दी जाते नहीं हैं। तो आप इससे महसूस कर रहे होंगे कि कुछ तो ऐसा है जो बहुत जरूरी लगता है और हमें लगता है, हमारे पहले के वक्ताओं ने संकेत भी किया, प्रकाश जी ने कहा भी कि यह हमारे लिए बहुत ही गंभीर विषय है, दूसरों के लिए बहुत हल्का विषय हो सकता है। एक शेर किसी ने कहा है, नहीं जानता किसने कहा है, कि तारीख की नजरों ने वो दौर भी देखा है, तारीख माने इतिहास, तारीख की नजरों ने वो दौर भी देखा है, लम्हे ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक लम्हा, एक क्षण, एक छोटी सी खता हो जाती है इतिहास में, तो सदियों को उसका भुगतना पड़ता है दुष्परिणाम। कश्मीर की समस्या बहुत पहले बड़ी आसानी से हल हो गई होती जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, लेकिन वो गलती हो गई और उसका दुष्परिणाम हम आज भी देख रहे हैं। ऐसी ही एक बहुत बड़ी दुर्घटना, गलती होने वाली है, अभी हुई नहीं है, इसीलिए यह हमारे लिए जीने मरने का समय है। अगर वो घटित हो जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब तक वह घटित नहीं हो जा रही है तब तक हम उसके लिए लड़ेंगे। उस घटना की तरफ संकेत किया कि हिंदी की 2 बोलियां, भोजपुरी और राजस्थानी, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने जा रही। ये नई मांग नहीं है, बहुत पहले से हमारे संसद में इस विषय को लेकर के, खासतौर पर भोजपुरी को लेकर के मांग होती रही है कि इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। रघुवंश प्रसाद सिंह, संजय निरुपम, अली अनवर अंसारी, प्रभुनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, मनोज तिवारी, इन सब लोगों ने संसद में समय समय पर यह मांग की है कि हिंदी की जो बोली है भोजपुरी, उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी मांग की है, लेकिन लोग मांग करते रहे हैं और बात खत्म हो जाती रही है, आकार नहीं ग्रहण कर पाया। यह चिंता हम लोगों को 2003 में हो गई थी कि ऐसा होने वाला है, जब एक दिन मैंने भी अखबार में छोटी सी खबर देखी, छोटी सी खबर थी
कि मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। ये 2003 की बात है, जब हमारे बड़े प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में। तो हम लोगों की एक संस्था है कलकत्ते की, जिसकी चर्चा दूसरे लोगों ने की है, कुश कुमार जी ने की है, अपनी भाषा। यह 1997-98 में उसका गठन किया था हम लोगों ने, और भाषा के मुद्दे पर हम लगातार सोचते रहते हैं, विचार विमर्श करते रहते हैं। तो हम लोगों ने बैठक की और कहा कि इससे फायदा और नुकसान क्या होगा। तो हम लोगों की ये चिंता हो गई कि यह बहुत बुरा हुआ हिंदी के साथ, और भविष्य में इसका परिणाम यह होगा कि दूसरी बोलियां भी संविधान की 8वीं अनुसूची में जाने की मांग करेंगी, और वही हुआ। उसके बाद इन सब लोगों ने समय समय पर मांग की। पिछले 1.5-2 महीने में ऐसी घटना घट गई जिसको लेकर के हमारी चिंता बहुत बढ़ गई। घटना ये घटी कि मनोज तिवारी, जिनसे आप सब परिचित होंगे, भोजपुरी के बड़े अच्छे गायक हैं, हमारे भी प्रिय गायक हैं, और अभिनेता भी हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और दिल्ली राज्य के अध्यक्ष भी बन गए कुछ दिन पहले। तो बड़ा पावरफुल हो गए, अभिनेता से नेता हो गए। तो आप जानते ही हैं कि नेता लोगों के हाथ में ही सारी शक्ति होती है। वैसे हमारा समाज अब भी जागरूक माँ बाप जो होते हैं, वो अपने बेटे बेटियों को नेता नहीं बनाते, पहले डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, IAS बनाते हैं। कहीं नहीं कोई बन पाता है तो नेता बनाते हैं। तो नेता जो बचे खुचे होते हैं वही जाते हैं, और हम लोग विश्वविद्यालयों में देख रहे हैं कि कैसे कैसे नेता हो जाते हैं। दुर्भाग्य से वही चुनाव लड़ते हैं, और उन्हीं के हाथ में पावर है, वही कानून बनाते हैं। तो ताकत तो उनके पास है, ताकत खाली है, तंत्र ऐसा बना दिया गया है कि ताकत है। अब उस ताकत आती कहां से? जनता से, जनता के वोट से। इसलिए वो जानते हैं कि जनता का वोट हमें चाहिए, वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपके देश को गिरवी रख देना हो तो गिरवी रख देंगे, बशर्ते वोट मिल जाए। तो ये जो वोट ऐसी चीज है कि उसके लिए ये कुछ भी नहीं देखते आगे पीछे, देश का हित हित से उनको कोई लेना देना नहीं। ऐसे नेता लोग में हमारे मनोज तिवारी, जो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे गायक हैं, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दे दिया, कह दिया 1.5-2 महीने पहले NBT को, डेट मुझे ध्यान नहीं है, दिनांक याद नहीं है, लेकिन कहा कि भोजपुरी संविधान, पहले भी उठा चुके थे मामला, अब चूंकि शक्ति आ गई तो उन्होंने कहा कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। बिल तैयार हो चुका है। इसी संसद के सत्र में वह बिल आ गया होता, लेकिन चूंकि नोटबंदी के नाते मामला दब गया, नहीं आ पाया। आने वाले संसद के सत्र में, जो आगामी 22 तारीख से होने वाला था, अब शायद 30 तारीख से होगा, तो उस सत्र में यह बिल आएगा। यानी ये उन्होंने घोषणा कर दी है। अब उन्हीं की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार और दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष अगर कह रहा है तो निश्चित तौर पर बात में दम है। इसके साथ एक घटना और हुई कि लखनऊ में एक है शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, उसमें भोजपुरी अध्ययन केंद्र खोला गया है। उस अध्ययन केंद्र का उद्घाटन पिछले महीने हमारे गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने जाकर के किया, और उस भोजपुरी अध्ययन केंद्र का उद्घाटन करते समय उन्होंने घोषणा कर दी कि प्रधानमंत्री जी से हमारी बातचीत हो चुकी है, हमारी सहमति है, और हम संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि उन्हीं के चेयर से होना है, उन्हीं के टेबल से होना है, उन्हीं को करना है, गृह मंत्री को ही। अब वो कह चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है।
उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषी हैं बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में। उनको लग रहा है कि भोजपुरी भाषियों का वोट सारा मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने कह दिया। अब जाहिर है कि जब गृह मंत्री कह रहा है जिसे करना है और दिल्ली भाजपा का अध्यक्ष कह रहा है तो और ये कह रहे हैं कि बिल तैयार है, तो जाहिर है कि अब निश्चित रूप से यह बिल आने वाला है। इसीलिए हमारे लोग कह रहे हैं कि हम अपनी बात कहेंगे, जो होगा होगा देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब ऐसा लग रहा था कि अब तो सामने बिल आ जाएगा और भोजपुरी हिंदी से अलग हो जाएगी। ये जो 8वीं अनुसूची है क्या जी, जिसकी बातें पहले कर चुके हैं लोग, दोबारा ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता दूं कि आपका जो संविधान है देश का, उस संविधान में एक 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल। उसमें जो भाषा दर्ज कर ली जाती है वो स्वतंत्र भाषा बन जाती है देश की। उसमें शुरू में 13 भाषाएं थी। वैसे हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन 13 भाषाएं उसमें दर्ज थी, मान्यता प्राप्त भाषाएं थी संविधान जब लागू हुआ। फिर 14 भाषाएं हो गई, बाद में फिर 18 भाषा हुई, कुछ जुड़ी और 2003 में 4 भाषाएं और जुड़ी, जिसमें मैथिली भी आ गई और 22 भाषाएं हो गई। इस समय आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज हैं। एक बार यदि कोई भाषा, इस देश की कोई बोली 8वीं अनुसूची में दर्ज होती है तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व बन जाता है, यानी उसका दूसरी भाषा से कोई लेना देना सीधा नहीं होता। जैसे बांग्ला 8वीं अनुसूची में दर्ज है, उड़िया दर्ज है, असमिया दर्ज है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, ये सब 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाएं हैं, सब स्वतंत्र हैं। अगर भोजपुरी दर्ज हो गई तो उसका परिणाम क्या होगा, इसकी तरफ मैं संकेत करना चाहता हूं। आप ध्यान से सुन लीजिए इस चीज को। अभी हमारे संस्कृत के प्रोफेसर साहब कह के गए कि इस आसनसोल गर्ल्स कॉलेज के छात्राओं में बहुत दम है। तो दम है यही सोच करके हम भी आए हैं और हम मानते हैं कि केवल छात्राओं में नहीं, युवाओं में तो दम होता ही है। देश का इतिहास, दुनिया का इतिहास ये बताता है कि दुनिया में कहीं कोई परिवर्तन अगर कर पाया है कोई, तो युवा वर्ग ने किया है। युवा वर्ग अगर ठान ले तो बदलाव से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे बहुत उम्मीद लेकर के आया हूं, केवल भाषण सुनाने के लिए नहीं। मैं अभी बताऊंगा कि क्या करना है। मेरा व्याख्यान 3 हिस्सों में होगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं चाहूंगा कि आपके भीतर कोई प्रश्न पैदा हो तो कीजिए, कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। और तीसरे हिस्से में बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे इस समस्या से लड़ा जा सकता है। तो पहली चीज ये कि इसको समझ लीजिए क्या है। 8वीं अनुसूची में भोजपुरी जब शामिल हो जाएगी तो उसका पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि भोजपुरी बोलने वालों की जो संख्या है हमारे देश में, वह संख्या हिंदी में से अलग हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि भोजपुरी स्वतंत्र भाषा हो जाएगी। हम आज भी जनगणना जब होती है तो लिखवाते हैं मातृभाषा का एक ही कॉलम होता है उस पेपर में, मातृभाषा क्या है, तो लोग लिखवाते हैं भोजपुरी, कुछ कहते हैं अवधी, कुछ कहते हैं बांग्ला, कुछ कहते हैं उड़िया। तो जो भोजपुरी लिखवाते हैं वो लिखवाते हैं भोजपुरी, लेकिन वो गिनी जाती है हिंदी में, क्योंकि भोजपुरी स्वतंत्र भाषा है नहीं, वह हिंदी की एक बोली है। इसीलिए ऑटोमेटिकली भोजपुरी कहते हैं, भोजपुरी भाषी मान लेते हैं, लेकिन वो माने जाते हैं हिंदी भाषी। इसी आधार पर हिंदी इस देश में, जो आपका जो बंगाल छोड़ दें तो गौ श्रेणी में आता है, हमारे संविधान के अनुसार गौ श्रेणी के राज्य हैं हिंदी भाषी राज्य, जिसमें 10 राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, सब के सब, उत्तरांचल है, सब गौ श्रेणी के राज्य हैं। इनको हिंदी भाषी राज्य कहा जाता है आपके संविधान के अनुसार।
इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बोलियां तो हैं अलग अलग, लेकिन वो चूंकि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए लिखवाता तो है कोई अवधी अपनी मातृभाषा, कोई अंगिका, कोई मैथिली, कोई मगही, जो भी हो, लेकिन वो शामिल हो जाती है हिंदी में, क्योंकि स्वतंत्र भाषा नहीं है भोजपुरी। अगर भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल हुई तो लोग कहते हैं, वे लोग कहते हैं कि 20 करोड़ भोजपुरी भाषी हैं। अगर 20 करोड़ ना हो, हालांकि 20 करोड़ वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, और अफसोस तो ये हमारा ऐसा संसद है कि संसद में भी ये कहा जा चुका है कि 20 करोड़ है। एक ने तो कहा है 25 करोड़ है, जबकि आपकी जो जनगणना रिपोर्ट है 2011 का सेंसस रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास है। एग्जैक्ट संख्या मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट संख्या 3.5 करोड़ के आसपास है भोजपुरी भाषियों की। बहरहाल हम उनकी बात मान लें 20 करोड़, तो 20 करोड़ की आबादी हिंदी में से अलग हो जाएगी। अब आपके देश में एकमात्र कारण है जनसंख्या, जिसके आधार पर आपके देश की राजभाषा हिंदी है, और कोई कारण नहीं है। आप सब बंगाल में रहते हैं, बांग्ला साहित्य से थोड़ा बहुत तो परिचित होंगे। आप ये जानते हैं कि आज तक हिंदुस्तान में केवल एक कवि है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, वह है रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज। हिंदी के किसी कवि को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है आज तक। हम एक प्रेमचंद पर गर्व करते हैं, माला जपते हैं। यहाँ कई चंद हैं, बंकिम चंद हैं, शरद चंद हैं, एक से एक चंद हैं। हम जो है, अभी महाश्वेता देवी दिवंगत हो गई कुछ दिन पहले, मुझे नहीं लगता था उस समय, मुझे लगा कि इस कद की लेखिका हिंदी में तो कोई नहीं है लेखक लेखिका। महाश्वेता देवी ने सारा समय जिस तरह से उत्सर्ग किया अपने जीवन का, जिस तरह से जनजातियों में जाकर के रह करके काम किया, कौन है हिंदी में? तमिल साहित्य है इसी देश का साहित्य, 5000 साल का इतिहास है उसका, क्लासिक लैंग्वेज। हिंदी मुझे नहीं लगता है कि किसी माने में बांग्ला से 20 है, 19 ही लगता है साहित्य के नजरिए से अगर मैं देखता हूं। लेकिन एक माने में हिंदी का मुकाबला कोई भाषा नहीं कर सकती, वह है इसके बोलने वालों की संख्या। 50 करोड़ हिंदी भाषी हैं इस देश में, और यह 50 करोड़ जो हिंदी भाषी हैं, ये तो हिंदी भाषी कहे जाते हैं। 10 राज्य हैं हिंदी भाषी राज्य, दूसरे भाषाओं को बोलने वाले राज्य एक एक राज्य है। मराठी बोलने वाला महाराष्ट्र है, तमिल बोलने वाला तमिलनाडु है, कन्नड़ बोलने वाला कर्नाटक है, असमिया बोलने वाला असम है, ऐसे ही उड़िया बोलने वाला उड़ीसा है। सब एक एक है। हिंदी बोलने वाले 10 राज्य, और जो लोग हिंदी भाषी नहीं हैं वो भी हिंदी समझ लेते हैं, बोल भी लेते हैं टूटी टूटी, लेकिन समझ तो सब लेते हैं। तो संख्या के आधार पर ही इस देश की राजभाषा हिंदी है, ये जान लीजिए। और इसी आधार पर यह भाषा देश को जोड़ती है, जोड़ने वाली भाषा है, सरल भाषा है। इसी आधार पर हिंदी भाषी लोगों ने नहीं, मैं जब देखता हूं इतिहास को टटोल करके तो मुझे आश्चर्य होता है और अपने आप पर शर्मिंदा होता हूं मैं कि हिंदी की वकालत करने वाले हिंदी भाषी थे ही नहीं। हिंदी आजादी के आंदोलन के दौरान और उसके पहले भी हिंदी राजभाषा या राष्ट्रभाषा हो, इसके लिए लड़ने वाला कौन था? सबसे मुखर आवाज गांधी जी की थी, जो गुजराती थे। लाला लाजपत राय पंजाब के थे, काका कालेलकर, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय सब बंगाल के थे। हिंदी क्षेत्र का कौन था भाई? हिंदी क्षेत्र के लोग अपना टांग काटने में माहिर, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं, इसमें बड़े सिद्ध हैं। बहरहाल तो ये जो है, यानी हिंदी इस देश की राजभाषा या राष्ट्रभाषा जो भी बनी, वह जनसंख्या के आधार पर। अब आपके सामने आज भी आप देखते हैं हिंदी राजभाषा तो है,
लेकिन वास्तव में असली राजभाषा कौन है? वो है अंग्रेजी। कोई भी काम करना पड़ता है, आपको एक चिट्ठी भी लिखनी पड़ती है, पता नहीं यहाँ क्या होता है, हम नहीं जानते, लेकिन कलकत्ता में 3 बार मैं विभाग का अध्यक्ष रह चुका हूँ और एक चिट्ठी भी मुझे लिखने को नहीं मिली कि मैं हिंदी में लिख दूं अपनी यूनिवर्सिटी में। हिंदी सेल तक नहीं है। कोई चिट्ठी बाहर से कहीं आती थी तो वाइस चांसलर हमारे पास भेज देते, इसका अनुवाद कर दे दीजिए, कॉन्फिडेंशियल चीज अगर नहीं तुमको समझ में आता है। यानी हिंदी कहने के लिए इस देश की राजभाषा है, सारा कामकाज तो अंग्रेजी में होता है। अभी हमारे मिश्रा जी जो संस्कृत के प्रोफेसर हैं कह के गए कि सोचने का काम अपनी भाषा में हम करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। हम अपनी भाषा में चाहे आप कितनी भी भाषाएं सीख लें, लेकिन हर व्यक्ति सोचता है अपनी भाषा। हमारे बच्चे क्या करते हैं, जो मेडिकल पढ़ाई करने वाले, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले, हायर एजुकेशन वाले, ये बेचारे दूसरे की भाषा में पढ़ते हैं, अपनी भाषा में सोचते हैं, फिर दूसरे की भाषा में लिखते हैं। यानी आधा जिंदगी तो बेचारे दूसरे की भाषा सीखने में चली जाती है। इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड का आदमी आता है तो अपनी भाषा में यहाँ बोल के चला जाता है, और हमारे यहाँ का आदमी वहां जाता है तो वहां भी उसी की भाषा में बोलता है। अद्भुत है। और हमारे नेता लगातार झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं कि साहब अंग्रेजी में ही सारा ज्ञान है। ये सब नेता नहीं, बड़े बड़े पूंजीपति, साम्राज्यवाद की नीति यही है। वो ज्ञान का पर्याय मान चुके हैं। वो कहते हैं अंग्रेजी जानता होगा बड़ा विद्वान होगा। अरे उस हिसाब से तो इंग्लैंड का जो है मेहतर भी बड़ा विद्वान होगा, वो तो अंग्रेजी बोलता है भाई। भाषा जानने से तो थोड़े कोई विद्वान हो जाता है। दुनिया की ये सब कहते हैं महाशक्ति बनेगा भारत। अरे कभी नहीं बनेगा, जो नीति आपने अपनाई है। दुनिया में कोई देश दूसरे की भाषा में पढ़ करके महाशक्ति नहीं बन पाया है। इतिहास से तो सीखो कम से कम। कोई भी महाशक्ति हो, चीन चीनी भाषा में पढ़ता है, जापान जापानी में पढ़ता है, फ्रांस फ्रेंच में पढ़ता है, जर्मनी जर्मन में पढ़ता है, इंग्लैंड अंग्रेजी में पढ़ता है, अमेरिका अंग्रेजी में उनकी वही भाषा है। सारे देश दुनिया के जो महाशक्ति कहे जाते हैं वहां तो सारी की सारी शिक्षा उनकी अपनी भाषा में होती है। चीनी जैसी भाषा, 2000 के आसपास अल्फाबेट है चीनी में, चित्रलिपि से डेवलप हुई है। चीनी भाषा दुनिया की सबसे कठिन भाषा में से एक है। अगर चीनी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो सकती है तो दुनिया की किसी भाषा में भी हो सकती है। लेकिन ये सब के सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग, कुछ साम्राज्यवादी लोग झूठ बोलते हैं कि अंग्रेजी सीखो। अरे अगर हिंदुस्तान के गरीबों के घरों के, गांव के, पिछड़े घरों के बच्चों को मुख्य धारा में लाना है तो उसकी भाषा में शिक्षा दो, तब वो आगे बढ़ेगा, मुख्य धारा में तभी आएगा। लेकिन अंग्रेजी के बल पर वो कब्जा जमाए हुए हैं। आईएएस के घरों के बच्चे ही आईएएस बनते हैं, इसलिए कि वो बच्चे से ही एक ही समय से। अरे भाई हमारे कलकत्ता में एक है ला मार्ट का स्कूल, जो जिसमें हमारे पड़ोसी का बच्चा पढ़ता है, बेटे बेटियां दोनों पढ़ते हैं। तो वहां पता चला, उन्होंने ही बताया मुझको कि वहां एडमिशन कराने के लिए और कुछ नहीं, सबसे पहला सवाल होता है कि आपके घर में 4 पहिए की गाड़ी है कि नहीं। अगर 4 पहिए की गाड़ी नहीं है तो बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उस विद्यालय के पास गाड़ी नहीं है। तो अपने बच्चे को अपने घर से गाड़ी से पहुंचाना पड़ेगा। पहुंचाने पड़ने के लिए 4 पहिए की गाड़ी से नीचे जा नहीं सकते आप, इसलिए पहली शर्त है। उसके बाद सब पैसा वैसा लेते हैं, सब करते ही होंगे, हम नहीं जानते, लेकिन सुनते हैं। तो एक तरफ तो वह स्कूल है और एक तरफ ऐसे विद्यालय हैं जहां छत नहीं है। अब आईएएस का पेपर बनता है तो ऐसा तो नहीं करते कि भाई ये गरीब विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा है, इसको थोड़ा सा आसान सवाल दे दो, और ये ला मार्ट और सेंट जेम्स में पढ़ने वाला है, इसको थोड़ा कठिन सवाल दो। ऐसा नहीं करते हो। तो एक ही तरह का सवाल आता है। इस तरह से वो लोग जो हैं अपने थोड़े से लोगों को
जो उच्च वर्ग के हैं उनको मुख्य धारा में शामिल कर लेते हैं। आपके लिए तो सबसे आसान था जूनियर कक्षाओं की टीचरी, मास्टरी, उसमें भी हमने देखा 2 साल के भीतर ऐसा कर दिया कि बीएड करना जरूरी है, और बीएड करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए। अब जिसका बाप रिक्शा चलाता है, पहुंचा जुटता है, मुटिया है, कुली है, वो बेचारा 1 लाख रुपया बीएड के लिए कहां से इकट्ठा कर पाए? यानी जो रिक्शा चलाने वाला है उसके बेटे को भी अब रिक्शा ही चलाना है, ये तय कर रहे हैं। बहरहाल मैं बहक रहा हूं, मुद्दा ये है कि हमारी असली लड़ाई अंग्रेजी के वर्चस्व से, हम अंग्रेजी से भी नहीं कहते, अंग्रेजी का वर्चस्व छाया हुआ है हमारे मुल्क में। उस अंग्रेजी के वर्चस्व से लड़ने के लिए हमारी हिंदी की एकजुटता बहुत जरूरी है, क्योंकि एकमात्र इस देश में हिंदी ही भाषा है जो अंग्रेजी के सामने तन कर खड़ी हो सकती है। 50 करोड़ की आबादी वाली भाषा, उन्हें यानी साम्राज्यवादियों को इस अंग्रेजी हिंदी के को तोड़ना है, खत्म करना है, ताकि अंग्रेजी का चारों तरफ एक तरफा राज्य कायम हो जाए। हम अभी बात कर रहे हैं 8वीं अनुसूची की। आप विकिपीडिया देखिए, विकिपीडिया आप सब लोग देखते होंगे, इतना तो जानते होंगे, उसमें खोलिए। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दुनिया के 100 भाषाओं की सूची जारी की है, बोलने वालों की संख्या के आधार पर। उसमें हिंदी को 4थे नंबर पर रखा गया है। इसलिए रखा गया है, अब तक हिंदी दूसरे नंबर पर होती थी। सबसे पहले नंबर पर दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाले लोगों की भाषा है मंदारिन या चीनी, दूसरे नंबर पर हिंदी होती थी। अब उन्होंने 4थे नंबर पर ला दिया। क्यों ला दिया? कि उस 100 भाषाओं की सूची में भोजपुरी शामिल है, उसमें मगही भी शामिल है, उसमें हरियाणवी शामिल है, उसमें मैथिली और बुढ़ाड़ी 7 बोलियां शामिल कर दी गई। और इन 7 बोलियों को, हिंदी की बोलियों की जो जनसंख्या है उसको निकाल करके उसके साथ जोड़ दिया गया है, तो हिंदी की जनसंख्या में से घट गया, ऑटोमेटिकली हिंदी 4थे नंबर पर आ गई। अभी हमारे संविधान में इन लोगों ने शामिल नहीं किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकिपीडिया ने शामिल कर दिया। यानी जो काम अभी भविष्य में होगा हमारे देश में, वो सबसे पहले इन लोगों ने करके दिखा। दुनिया के लोग तो वही देखेंगे ना, विकिपीडिया तो दुनिया भर के लोग देखते हैं। अब वो समझ जाएंगे कि 4थे नंबर पर हिंदी है। ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है, ये बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों की इच्छा है, जिसको ग्लोबल दुनिया कहते हैं, उसकी ये साजिश है कि हिंदी की ताकत को कमजोर करो। कैसे कमजोर होगी? इसकी बोलियों को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दो। शामिल हो जाएंगी तो ये बोलियां आपस में लड़ने लगेंगी, ये स्वाभाविक है। भाई एक भोजपुरी जिस दिन शामिल हो जाएगी, उस दिन संकेत किया गया कि फिर अवधी को कैसे नहीं शामिल करेंगे आप, क्योंकि आप सब इतना तो जानते हैं कि अवधी में ही रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा गया है, जो दुनिया में शायद इस तरह का ग्रंथ कोई हो। रामचरितमानस और पद्मावत जैसे ग्रंथ अवधी में लिखे गए। भोजपुरी में कौन सा ऐसा ग्रंथ है भाई रामचरितमानस के मुकाबले हो? अगर भोजपुरी को शामिल करोगे तो उसमें किस बात पर गर्व है? मनोज तिवारी के गीत पर और शारदा सिन्हा के गीत पर। शारदा सिन्हा थोड़ा सा अच्छा लगता है, बढ़िया गाती है। ले देकर के भिखारी ठाकुर हैं, महेंद्र मिश्र हैं, धरीक्षण मिश्र आ गए, मोती भी हैं, यही 5-7 लोग हैं। बाकी तो महुआ चैनल है, जिसको देख करके शर्म आती है। हमें तो शर्म आती है उनके गीतों को, जिस तरह से वो गीते। बहुत पहले भोजपुरी में एक पिक्चर बनी थी, गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ी हो। ऐसी पिक्चर देखने को मेरी आंखें तरस रही। शुरू की शायद पहली फिल्म रही, उसके बाद इतनी खराब फिल्में बनाते हैं, इतने भद्दे डांस कराते हैं कि शर्म आती है। तो इसी को लेकर के आप शामिल करोगे। 8वीं अनुसूची में शामिल होने से परिणाम क्या होगा, फायदा क्या होता है, क्यों ये लोग पीछे पड़े हुए हैं? पहला फायदा ये है कि वोट मिलेगा।
क्योंकि भोजपुरी भाषी जो जनता है वो तो आम तौर पर अपने को भोजपुरिया कह करके मगन हो जाती है और गदगद हो जाएगी कि भावना का मुद्दा है। असल में खाली भोजपुरी भाषी ही नहीं, हिंदी भाषी लोग भी, इनमें भी ये कमजोरियां रही हैं जिनके नाते सबसे पिछड़े लोग रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोच करके मुझे आश्चर्य होता है, रामविलास शर्मा जो बैसवाड़े के थे, जे के श्रीवास्तव के इलाके के, उन्होंने एक जगह लिखा है कि दुनिया की किसी भी संस्कृति से मुकाबला करना हो तो हिंदी क्षेत्र के 3 नाम ले लेना काफी, तानसेन, तुलसीदास और ताजमहल। ये 3 ही इतने बड़े नाम हैं, बड़ी चीजें हैं कि दुनिया की किसी भी संस्कृति से मुकाबला करने के लिए काफी। हिंदी क्षेत्र की उपलब्धियों को अगर हम छोड़ दें तो भारत के पास कुछ बचेगा ही नहीं। राम वहीं पैदा हुए, हिंदी क्षेत्र में ही, वहीं अयोध्या है। कृष्ण वहीं पैदा हुए, वहीं मथुरा है। भगवान महावीर भी वहीं पैदा हुए, भगवान बुद्ध भी वहीं पैदा हुए, वहीं पाटलिपुत्र है, वहीं मगध है, वहीं नालंदा विश्वविद्यालय था, कभी इतिहास में चाणक्य जैसा शिक्षक था। मगध वहीं है, वहीं रामायण हुआ, लिखा गया, वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, महाभारत वहीं हुआ, वहीं गंगा यमुना जैसी नदियां हैं। हिंदी क्षेत्र में ऊसर और पहाड़ बहुत कम मिलेंगे, इतनी उर्वरा शक्ति है इस जमीन में, लेकिन सबसे पिछड़ा हिंदी क्षेत्र है। 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की साक्षरता सबसे निचले पायदान पर है। 63.8% लोग साक्षर हैं बिहार में। साक्षर किसको कहते हैं? जो दस्तखत करना जानता है। ऐसे लोग 63.8% हैं, जबकि सुदूर मिजोरम में भी 83-84% साक्षर है। माने सारे दूर इंटीरियर इलाकों में भी 80-90% साक्षर हैं। केरला में तो 100% है, लेकिन बिहार में सबसे नीचे। क्यों भाई? इतनी ऊर्जा है, इतना काम करते हो। कलकत्ता में बिहार के लोग अगर हड़ताल कर दें तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाए, सारा बड़ा बाजार बंद हो जाए। लेकिन ये बिहारी असम में भी मार खाते हैं, उल्फा वाले मारते हैं, और वहां मनसे वाले मारते हैं बंबई में, और तब भी खिदी आते हैं। क्यों? इसी कारण कि वो अपना हित नहीं जानते ही नहीं। वो इसी में गदगद हो जाएंगे कि हमारी भोजपुरी को 8वीं सूची में मान्यता मिल जाएगी। अरे मान्यता मिल जाने का मतलब क्या है? इसको घर बांटना कहते हैं। 4 भाई एक साथ रहते हैं, बताया सत्यप्रकाश ने कि 4 भाई एक साथ रहते हैं तो ताकत रहती है। 4 भाई घर बांट लेंगे तो कौन पूछेगा? हिंदी साहित्य का इतिहास आपने जितना पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है? उसमें तुलसी को पढ़ा है जो अवधी के हैं, उसमें कबीर को पढ़ा है जो कुछ लोग भोजपुरी को मानते हैं, उसमें मीरा को पढ़ा है, चंद्रवरदाई को पढ़ा है जो राजस्थानी के हैं, उसमें विद्यापति को पढ़ा है जो मैथिली के हैं, उसमें सूर को पढ़ा है जो ब्रजी के हैं। ये सब मिलाकर के ही तो हिंदी है। अगर भोजपुरी शामिल हो गई तो अवधी को आप नहीं रोक पाएंगे, और ब्रजी को कैसे रोक पाएंगे भाई? ब्रजभाषा में तो पूरा मध्यकाल है, सूरदास जैसे कवि हैं। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी ब्रजभाषा में कविता की, पुस्तक लीजिए, भान सिंह पदावली के नाम से, ब्रजबुली में है पुस्तक, पूरी किताब है। इतनी समृद्ध भाषा ब्रजभाषा है, उसको 8वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल कर सकते आप? एक मंत्री हुए थे नवीन जिंदल, बड़े चर्चित मंत्री थे पिछली सरकार में। उन्होंने बयान दे दिया था लोकसभा के बाहर कि हम कुमायूनी और गढ़वाली को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, और अगर हरियाणा के लोग मांग करेंगे तो हरियाणवी को भी 8वीं अनुसूची में ले आएंगे। ये नवीन जिंदल का बयान है, बाकायदा एक मंत्री का। एक राज्य बना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से कट करके,
छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तो वहां की राजभाषा हो गई अब छत्तीसगढ़ी। आप पूर्वी हिंदी की बोली के रूप में, पश्चिमी हिंदी की बोली के रूप में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये बोली के रूप में जानते हैं। वह छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ की इस समय राजभाषा है। आप बिलासपुर, रायपुर चले जाइए तो रायपुर रेलवे स्टेशन पर 3 भाषाओं में सुनाई देगा, एक हिंदी, एक छत्तीसगढ़ी, एक अंग्रेजी, यानी छत्तीसगढ़ी राजभाषा है। और 2007 में वहां की विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेज दिया है कि छत्तीसगढ़ी को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। राजस्थानी एक भाषा है, राजस्थान के विधानसभा में प्रस्ताव पास हो चुका है। और कलकत्ता में एक संस्था है बहुत दिन से, राजस्थानी प्रचारणी सभा, उसके अध्यक्ष हैं मेरे मित्र रतनलाल शाह, बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं लेकिन हमसे झगड़ते रहते हैं। तो उनका यही काम है कि राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। हमने कहा बहुत गलती कर रहे हैं, लेकिन उनकी तो राजनीति उस पर टिकी हुई है। हकीकत यह है, राजस्थानी के कोई लोग होंगे तो जानते होंगे, हम ये सवाल आपके ऊपर डाल रहे हैं, राजस्थानी नाम की कोई भाषा है ही नहीं। सच्चाई ये है, राजस्थानी में सब मारवाड़ी को राजस्थानी कह करके शामिल कर लेते हैं और उसमें 9 बोलियां जोड़ लिया है। राजस्थानी में, राजस्थान में 74 बोलियां बोली जाती हैं। कृष्ण कुमार जी ने कहा 38, हिंदी की 38 नहीं 48 बोलियां हैं हिंदी की, जो 2011 की रिपोर्ट के अनुसार है। ये जो छत्तीसगढ़ी है इसमें भी उप बोलियां। एक घनश्याम सिंह नाम के व्यक्ति का रिसर्च पेपर मैंने देखा था, मैं रायपुर गया था एक सेमिनार में, तो उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने बताया था कि 94 बोलियां छत्तीसगढ़ी में है, जिसमें हल्बी और सरगुजिया नाम की समृद्ध बोलियां भी हैं। इतने भाग हैं, इतनी छोटी छोटी बोलियां हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं छत्तीसगढ़ में जहां एक एक गांव में 4-4 बोलियां बोली जाती हैं। जनजातियां हैं, अपनी अपनी बोलियां हैं। सवाल यह है कि आप छत्तीसगढ़ी को भी 8वीं अनुसूची में ले आओगे, कुमायूनी गढ़वाली को ले आओगे। अभी भागलपुर की बात किसी ने की, शायद मिश्रा जी ने की, भागलपुर के आसपास के हैं, अंगिका की बात उन्होंने की। भागलपुर विश्वविद्यालय में मैं गया था 4-5 साल पहले, वहां मैं देख के दंग रह गया कि हिंदी विभाग में ही एक बंटवारा करके उन्होंने अंगिका विभाग खोल दिया और वहां अंगिका में भी एमए की पढ़ाई होती है। हमने पूछा कि भैया अंगिका में एमए करने से क्या मिलता है, तो उन्होंने कहा कि एमए करने से कुछ मिलता होता नहीं है, नौकरी वोकरी तो मिलेगी नहीं। हाँ, जो LT ग्रेड के टीचर हैं उनके पास एमए की डिग्री मिल जाएगी तो प्रवक्ता का वेतनमान मिल जाता है। तो जिनको वेतनमान की जरूरत है वो एमए की डिग्री ले लेते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, वैसे ही इम्तिहान देने के लिए आते हैं और कोर्स बना दिया है लोकल कुछ लेकर के, कुछ का कथा कहानी वगैरह। ये नाटक चल रहा है। यानी अंगिका, अब अंगिका के लोगों का मैथिली वालों से झगड़ा है। अभी चर्चा हुई ना कि मैथिली 2003 में जो शामिल हुई उसका परिणाम ये होगा कि अंगिका के लोग अब झगड़ते हैं मैथिली वालों से और कहते हैं कि जो मैथिली वाले हैं ये अंगिका के साहित्य को अपना बना करके पेश कर दिया और 8वीं अनुसूची में शामिल हो गए। यानी अंगिका के साहित्य को ही ये मैथिली का बता देते हैं। अब मैथिली का अंगिका से झगड़ा चल रहा है। अंगिका वाले कहते हैं कि हमको भी शामिल करो 8वीं अनुसूची में। एक बिहार के मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, सुना होगा आपने, पिछले दिनों आए थे कलकत्ता में, तो भाषण देके चले कि मगही को भी हम 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे और प्रधानमंत्री से बात करेंगे। ये सब मैं एक भी बातें जो मैं कह रहा हूं ये हवा में नहीं कह रहा हूं, एक एक बात पक्का उसका सबूत है, 100% सत्य है, 99% भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मगही को भी शामिल करेंगे और प्रधानमंत्री से बात करेंगे। सवाल ये है कि आप मगही को, अंगिका को ये सब शामिल करोगे तो उनकी बैसवाड़ी को क्यों नहीं शामिल करोगे? क्या जो समृद्ध हैं, जो ताकतवर हैं, उन्हीं को शामिल करने का अधिकार है? आरक्षण इसी आधार पर सरकार देती है। भाई जो पिछड़े हैं, गरीब हैं,
उनको तो मौका मिलना चाहिए ना। तो 48 बोलियों में 5-7 को शामिल कर लो, बाकी छोड़ दो मरने के लिए, सबको शामिल करो। होना तो ये चाहिए जो सबसे कमजोर हो उसके सबसे पहले आगे मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब इस तरह का धंधा चल रहा है। अरे भाई 8वीं अनुसूची में शामिल करना है हिंदी की किसी बोली को, तो एक कमेटी बनाओ, तमाम हिंदी विभाग हैं देश में, उनमें चुने हुए लोगों को इकट्ठा कर लो, केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, हिंदी संस्थान है, राष्ट्रभाषा प्रचार समितियां हैं, उसके जो तमाम भाषा वैज्ञानिक हैं देश में, उन लोगों से जांच परख करके निर्णय लो कि आप जनता ने चुन लिया, एमपी बन गए, तो जो चाहे कर लेंगे, जो समझ में नहीं आता उसको भी आप तय कर लेंगे। यानी आप कल्पना कीजिए कि अगर भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई, भोजपुरी और राजस्थानी और भोटी ठीक है, हिंदी की बोली नहीं मानते हम, लेकिन राजस्थानी और भोजपुरी तो है, अगर ये दोनों शामिल हुई तो कोई ताकत नहीं है जो अवधी को रोक देगी, जो ब्रजी को रोक देगी, ये सब शामिल होंगी। और तब आप सोचिए कि हिंदी का क्या, हिंदी की बोलने वालों की जनसंख्या ऑटोमेटिकली इतनी घट जाएगी कि खड़ी बोली बोलने वाले जो दिल्ली और मेरठ के आसपास के लोग थे, कौरवी से डेवलप हुई, यही खड़ी बोली हिंदी की संख्या रह जाएगी। और ये अचानक इतनी घट जाएगी कि अंग्रेजी का वर्चस्व एकाएक इतना बढ़ जाएगा कि वो सब कहेंगे कि तो बोलने वालों है या नहीं है इसमें। इस तरह की घटना नेपाल में हो चुकी है। नेपाल में 2001 में जनगणना हुई थी, उसके बाद तो हो ही नहीं पाई, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। नेपाल में हुई 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हिंदी बोलने वालों की कुल संख्या 1,05,000 है। आप में से अगर कोई नेपाल न गया हो तो भी मैं बता दूं, मैं कई बार नेपाल जा चुका हूं, आप केवल हिंदी जानते हो तो काठमांडू में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा नेपाल घूम सकते हैं खाली हिंदी जानकर। सबसे ज्यादा हिंदी फिल्में अगर भारत के बाहर चलती हैं तो नेपाल, इतने हिंदी भाषी हैं, लेकिन उनकी जनगणना रिपोर्ट सरकारी आंकड़ा क्या कहता है, 1,05,000। इससे ज्यादा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। कई करोड़ महाकरोड़ों की संख्या में हिंदी भाषी है, लेकिन उन्होंने किया क्या, अवधी, भोजपुरी, थारू, मैथिली, ये सब बोलियों को अलग अलग गिन करके जनगणना करा ली और निष्कर्ष निकाल लिया कि हिंदी बोलने वाले 1,05,000 हैं। यही साजिश भारत में भी करने जा रहे हैं। ये बोलियों को 8वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे, शामिल करने के बाद जनसंख्या अचानक घट जाएगी, पहला परिणाम ये होगा, और ये बोलियां आपस में लड़ने लगेंगी। 4 भाई अगर एक साथ रहते हैं तो पूरा आसपास का समाज डरता, ताकत रहती है, और चारों भाई अलग हो जाएंगे तो कौन पूछेगा। ये बोलियां अलग हो, भाई सबसे बड़ा दुश्मन होता है, बांटल भाई पड़ोस बराबर, ये भोजपुरियम कहावत है कि बांटल भाई पड़ोस बराबर। पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि एक समय हम लोग मिल करके आजादी की लड़ाई लड़े। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने परमाणु परीक्षण किया, 3 बम फोड़ा बड़ा बड़ा, अब तक किसी ने नहीं किया था। ये दिखाया कि दुनिया में देखो मेरी ताकत क्या है। 3 परमाणु बम फोड़ा और नाम दिया बुद्ध मुस्कुराए। अब वही जानते होंगे उसका मतलब, लेकिन 3 परमाणु बम फोड़ा, मुझे सब याद है। और ठीक दूसरे दिन पाकिस्तान ने 5 बम फोड़ा। ये इतिहास की सच्चाई है, ये लोग कहते नहीं है, मेरे सामने की घटना है। 3 बम हमने फोड़ा, वाजपेयी जी ने फोड़ा अपनी ताकत दिखाने के लिए। तो तीसरे दिन नहीं, नेक्स्ट डे, ठीक दूसरे दिन पाकिस्तान ने 5 बम फोड़ा। अब लीजिए, यही तो है भाई आपका। अगर मैथिली को इन लोगों ने शामिल न किया होता तो अंगिका वालों से झगड़ा नहीं होता। जिस दिन भोजपुरी, एक हमारे मित्र हैं गोपेश्वर सिंह, मुजफ्फरपुर साइड के, तो हमसे बातचीत होने लगी, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हम
हमसे बातचीत होने लगी तो उन्होंने कहा कोई तर्क नहीं था उनके पास। हमने कहा बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैथिली शामिल हुई है तो भोजपुरी भी होगी, यही तर्क है। अब मैथिली चूंकि शामिल हो गई तो इसलिए भोजपुरी वाला भी दावा कर रहे हैं, और मैथिली भोजपुरी शामिल हो जाएगी तो अवधी वाले दावा करेंगे, ब्रजी वाले दावा करेंगे। सवाल ये है कि क्या कर रहे हैं ये? अगर ये सारी बोलियां शामिल हो गई तो कौन पूछेगा हिंदी? ये भोजपुरी वाले कहते हैं कि इससे गौरव बोध होगा। अरे अंग्रेजी वालों के सामने हिंदी वालों की खिड़की बन जाती है, तो भोजपुरी में बोल करके गौरव बोध होगा। और ये ऐसी बातें करते हैं। अरे भाई, 8वीं अनुसूची में जाना का मतलब खाली गीत गाना नहीं होता है। 8वीं अनुसूची में जब भाषा जाती है, भाषा बनती है, तो उसमें यूपीएससी की पढ़ाई होती है, यूपीएससी का कोर्स बनता है बाकायदा। उसमें सब कुछ पुरस्कार तो मिलेगा ही साहित्य अकेडमी का जिसका जिक्र किया गया। अब सोच लीजिए लाभ क्या हो, कौन लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं? एक तो नेता जिनको वोट चाहिए। अभी पता चला, हमको फोन करके बताया एक सज्जन ने दिल्ली से, अखिलेश यादव भी बोल गए कहीं कि 800 किलोमीटर के आसपास में खाली भोजपुरी भाषी रहते हैं। फोन से कहा, आज ही रास्ते में कहा। अब उनसे हम कैसे बताएं कि भैया हिंदी भाषियों की जो स्थिति होती है यह द्विभाषी की स्थिति होती है। वही हिंदी भाषी जो हिंदी बोलता है वही घरों में भोजपुरी बोलता है, वही अवधी बोलता है, वही मगही बोलता है, वही अंगिका बोलता है। हम दो भाषाएं बोलते हैं। ये सत्यप्रकाश तिवारी को आप कह सकते हैं भोजपुरी भाषी, लेकिन क्या हिंदी भाषी नहीं है? वही हिंदी भाषी है भैया। जो हम हिंदी भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, मगही भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, अवधी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। घरों में हम अपनी मातृभाषाएं बोलते हैं, बोलियां बोलते हैं, और चिट्ठी लिखना होता है तो हिंदी में लिखते हैं। यही तो करते हैं। मैथिली वालों को से मैं पूछता हूं कि आपके यहां से 13 साल हो गए मैथिली को शामिल हुए, कितने प्राइमरी स्कूल खोला आपने जिसमें मैथिली माध्यम से पढ़ाई होती है? एक भी। ये जो मांग करने वाले हैं भोजपुरी की, ये सब दोगले चरित्र वाले हैं। अध्यापक होकर के ऐसा नहीं कहना चाहिए, बहुत खराब शब्द है, लेकिन इससे बेहतर शब्द इनके लिए दिखाई नहीं दे रहा है। ये अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाते हैं, खुद हिंदी की रोटी खाते हैं, और अपने आसपास के लोगों को भोजपुरी की लड़ाई लड़ा रहे हैं ताकि ये सब गंवार ही बने रहें। मैं कहता हूं कि एक आदमी कोई जो मांग कर रहा है वो हमको एफिडेविट लिख करके दे दे कि मैं अपने बच्चे को भोजपुरी माध्यम से पढ़ाऊंगा। मैं आज से अपनी जबान पर ताला लगा, अपने बच्चों को ये भोजपुरी माध्यम से नहीं पढ़ाएंगे। 8वीं अनुसूची में जाने का मतलब खाली मजाक नहीं है, उसमें यूपीएससी का कोर्स बनेगा। आप किस भोजपुरी को शामिल कर रहे हैं? खाली मनोज तिवारी के गीत के नाते? कौन सी भोजपुरी? उसका कोई मानक रूप है? उसके पास कोई गद्य भी है क्या? कहां की भोजपुरी? छपरा की भोजपुरी कि बलिया की भोजपुरी कि गोपालगंज की भोजपुरी कि गोरखपुर की भोजपुरी कि बनारस की भोजपुरी? कोई व्याकरण है कि कोई मानक रूप है उसका? अरे भाषा का कहीं व्याकरण, तो उसका मानक रूप तो होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड रूप तो होना चाहिए। गद्य होता है, उसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होनी चाहिए। 8वीं अनुसूची में चली गई भाषा, तो उसमें हम मांग करते हैं कि उसमें बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए मातृभाषाओं में। हम मांग करते हैं उसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होनी चाहिए। आप कैसे पढ़ाएंगे? ऐसे पेट चीरो, ये तरह काटे पड़ी कहते हैं, क्या मतलब है? आप जो है कैसे पढ़ाएंगे मेडिकल की पढ़ाई भोजपुरी में? खाली मनोज तिवारी का गीत सुनने के लिए 8वीं अनुसूची में ले जाएंगे? हिंदी में तो आज तक हम शुरू नहीं कर पाए। जो हमारी लड़ाई है कि हमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में चाहिए, ये हम नहीं कर पाए आज तक। और आप भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में ले जाने पर तुले हुए हैं। हिंदी इस देश की को जोड़ने वाली सबसे बड़ी भाषा है। इसकी ताकत को तोड़ना है, खंड खंड करना है, अपने आप खत्म हो जाएंगे।
संस्कृत का एक श्लोक है, मैं वो कह करके अपनी बात खत्म करूंगा और चाहूंगा कि आप कुछ सवाल करें। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च अजापुत्रम बलिं दद्यात् दैवो दुर्बल घातक। अश्वम नैव माने घोड़े की बलि नहीं दी जाती, गजम नैव हाथी की भी बलि नहीं दी जाती, और व्याघ्रम नैव च बाघ की बलि देने की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। अजापुत्रम बलिं दद्यात् बकरी के बेटे की ही बलि दी जाती है, बकरे की। दैव भी दुर्बल का ही घातक होता है। हिंदी भाषी इस देश में बाघ की तरह हैं, तब तक हैं जब तक ये सारी बोलियां हमारी एक साथ हैं। अगर हम बंट जाएंगे तो बकरी की तरह हो जाएंगे। अब तय हम सबको करना है कि इस देश में हम बाघ की तरह रहना चाहते हैं कि बकरी की तरह। ये हमें मैंने मोटी मोटी बातें कह दी। अब मैं चाहूंगा कि आप में से कोई प्रश्न हो तो आप सवाल जरूर करें, और उसके बाद इसको कैसे लड़ेंगे हम, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। कोई प्रश्न किसी को करना हो तो बताएं।